हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके विज्ञान के पेपर के बारे में। क्लास 9th का विज्ञान का पेपर है और जिन जिलों में अभी ये पेपर होना बाकी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आपके प्ले लिस्ट के अंदर आपको 1 से 15 तक जो चैप्टर है उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, छोटे बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारे आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है और नहीं आएगा, तो आप ज़रूर एक बार वो प्लेलिस्ट चेक कर लें एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। और ये पेपर, इससे पहले 4-5 पेपर और अपलोड किए हैं, उससे पहले 2-3 मॉडल पेपर अपलोडेड हैं। अगर आप ये सारा देख लेते हैं तो उससे बाहर कुछ आने के चांस ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे, जिनके अंदर न्यूमेरिकल है, किस तरह से करोगे आप, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विलयन। और अगर ये विषमांगी मिश्रण होता तो इसको हम निलंबन बोल देते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जल व तेल को किस विधि से अलग किया जाता है? तो ये कीप पृथक्करण, क्योंकि जल और तेल कभी आपस में मिलते नहीं, घुलते नहीं है, इसलिए हमेशा हम कीप पृथक्करण विधि से इसको अलग कर सकते हैं। अगला पूछा है सोडियम का प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। पिछले एक एग्जाम में पूछा था कि ये जो सोडियम होता है इसके लैटिन नाम बताइए, सोडियम और आयरन का। तो सोडियम का क्या होता है? लैटिन नाम नेट्रियम होता है, जिसके कारण इसका प्रतीक चिन्ह Na होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, पादपों में जाइलम उत्तक का कार्य है। जाइलम क्या कार्य करता है? तो जाइलम मैंने बताया था, ज से ज याद रखो, जाइलम से जल, ठीक है, जल का संवहन करता है ये, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है? ये खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, फ्लोएम। और जाइलम करता है अपने जल संवहन का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, द्रव्यमान का मात्रक है, तो किलोग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य पूछे आपसे, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, ट्रू, एकदम ट्रू, ठीक है। इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है? बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये भी संयोजी उत्तक है। गेहूं चना खरीफ की फसल? नहीं, ये दोनों रबी के फसल हैं, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। जुखाम जीवाणु द्वारा होता है? नहीं, ये वायरस है, विषाणु द्वारा होता है, ये भी फॉल्स, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को दाब नहीं त्वरण कहते हैं, ये भी असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपायी जंतुओं में हृदय होता है? हृदय, स्तनपायी जंतु होते हैं उसमें हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। कितना? 4 कक्षीय, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं, ठीक है ना। अगला है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 9.8 लिखना है इसमें यहाँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, खाली जगह को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ऊर्जा घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, जब आप ढीली रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर, परंतु रेत पर लेटने पर आपका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्यों? तो इसका विशेष कारण और एक ही कारण है, क्या? प्रणोद दाब। प्रणोद दाब बोलो या प्रतिक्रिया बल बोलो, क्या होता है कि इसका सूत्र ये होता है कि जो बल या दाब बोलो आप, दाब जो होता है वो होता है अपने 1/, क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब लगेगा कम। अब देखिए, आदमी अगर खड़ा है तो उसके पाँव ऐसे हैं तो उस पर वजन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल नीचे वाला ज़मीन को टच करने वाला कम है और दाब ज़्यादा आया तो पैर अंदर धंस गए। लेकिन जब यही आदमी लेट गया तो क्या हो गया? क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है ना। क्षेत्रफल बढ़ गया जिसके कारण कि वो अंदर नहीं धंसता है, तो ये इसके पीछे कारण होता है। अगला देखिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर तक ऊंचा लेके गए। तो जब आपको पता है कि किसी वस्तु को ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ होता है अपने ऊपर ले जाने वाली चीज़ में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अब स्थितिज ऊर्जा उसमें इकट्ठी हो गई है, आपसे पूछा है कि कितनी ऊर्जा है उसमें, ठीक है। और आपको जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखिए, mgh होता है, mgh में m मतलब द्रव्यमान, 10 किलो लिख दीजिए। जी कितना है आपने? हमने कहा जी है 10 लिख दीजिए, इंटू, और कितना बोला है, कितने ऊपर लेके गए? 6 मीटर, इंटू 6 कर दीजिए, ठीक है। अब इन सब का गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 600 जूल में आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये नहीं दे रखा होता त्वरण 10 तो 9.8 लेते हैं, ठीक है ना। अगर 9.8 लेते तो आंसर थोड़ा सा इसे चेंज आता बस, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किसी ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आवर्तकाल
तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर, आपको वहाँ सब आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है, मैं इनकी परिभाषा बोलता हूँ, थोड़े ध्यान से सुनना। तरंग दैर्घ्य मतलब दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी होती है, उन्हें कहते हैं तरंग दैर्घ्य। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या आवर्ती कहलाती है। और आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। और आयाम, आयाम क्या होता है, आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के किसी एक और अधिकतम विक्षोभ के कारण उसके तरंग को आयाम कहते हैं। ये इनकी परिभाषाएं, ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोई कार है 5 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो औसत चाल। तो आप जानते हैं जो औसत चाल होती है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी बटे समय निकालना, तो 350 किलोमीटर जा रही है गाड़ी और 5 घंटे में जा रही है, भाग लगाइए, तो ये चला गया 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर होगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये उसकी औसत चाल निकल आई। अगला देखिए, जंतु और पादपों में अंतर आपको मिल जाएगा। चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं वहाँ पे एक बार आप जरूर जाइएगा, ये उनमें अंतर मिल जाएगा। जाइलम जल का सेवन करता है, जल को लेके जाता है। फ्लोएम भोजन को वितरित करता है, खाद्य पदार्थ का सेवन करता है। जाइलम हमेशा एक दिशा ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर ही होता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है, ये हर दिशा में भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं, गैस ठोस द्रव की अवस्थाओं में अंतर बहुत ही आसान है। इसके कण बहुत ही पास में होते हैं, अपेक्षाकृत दूर होते हैं, इसमें काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। आकर्षण बल इनमें ज़्यादा होता है, कम होता है, इनमें सबसे कम होता है, ठीक है ना। अंतर आप अच्छे से लिख सकते हो। अब इनका इकाई सूत्र द्रव्यमान परिकलन करना, ये हम अभी करते हैं। हालांकि पहले कुछ पेपर हो चुके हैं जिनमें ये बहुत बार निकाला जा चुका है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला है जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है ना। अब देखिए जिंक का यहाँ दे रखा है कितना, 65U, तो आपने कहा जिंक का 65 लिखिए, प्लस का निशान लगाइए। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, याद रख लीजिएगा, नहीं तो इधर अपने को दे रखा है, हर बार देके नहीं रखते हैं, ठीक है ना, 16। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अपने आ जाएगा 81U, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है अपने Na2O, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो Na का कितना होता है, Na का हमने कहा अपने होता है 23, यहाँ दे रखा है, ठीक है। इनटू सोडियम के कितने एटम है, 2 करेंगे हमेशा, और अगले एटम को हम ऐड कर लेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 16। अब देखिए 23 दूनी कितना होता है, 46 प्लस 16। जब 46 और 16 को जोड़ लो, ऐड कर लो, तो कितना है, 6 दूनी 12, 2 और 5 और 1 6, ठीक है ना, 62U। तो इसमें कितना आएगा, 62U, ठीक है ना, 62U। अगला देखिए K2CO3, तो देखिए K2CO3, पोटेशियम कितना दे रखा है, देखिए पोटेशियम दे रखा है 39, ठीक है 39, इनटू 2 करेंगे क्योंकि 2 एटम यहाँ पे प्लस। कार्बन कितना, कार्बन का 12 प्लस, ऑक्सीजन कितना 16, और ऑक्सीजन के एटम है 3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 39 का डबल, 39 को डबल करिए, आ जाता है 78 प्लस 12, ठीक है, और 16 48। अब इन सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ा तो बन गया 60 और 60, और ये बन गया 78, और इनको जोड़ेंगे 60 78 तो बन गया 8 और 6 13, तो 138U इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो Na सोडियम का कितना, अभी हमने बात की 23, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 0.5 तो आना ही आना है, ठीक है। 35 में अगर हम 23 जोड़ते हैं तो हो जाते हैं 58, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया, पीछे U लगाना, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला पूछा है कि इनकी खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, फिर से अभी बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे, देखिए याद रखिए, ईंट पर नाच, किस पर, ईंट पर नाच, नाच लिखना है ना, नाच। अब देखिए ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉमसन, याद रखिए टॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन और च से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इनके गुणों की तुलना कीजिए। अब इनके गुण आपको देखने तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिए। रक्त कोशिकाओं के नाम और उनके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जो थोड़े बड़े हैं इनको आप प्लेलिस्ट में जाके सारे ये चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए उनसे बाहर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर जाके देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं और
यकीनन ये आपके ज़िले में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप तैयारी कर लीजिए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अंतर हो गया, इनके उदाहरण हो गए, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और जितने भी आपके नेक्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें अपलोडेड है। नए नए जो पेपर आ रहे हैं उनके सोल्यूशन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।